वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। कैसे आप लोग? तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चलिए डालते हैं नजर आज के समाचार पे। ठीक है, देखिए पहला समाचार है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के खेलों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस नीति का उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। यह नीति पुरानी एनएसपी 2001 की जगह लेती है। ठीक है, कहना कहना क्या चाहता है ये, देखिए 2001 में एक नीति आया हुआ था, एनएसपी। ठीक है ना, एनएसपी 2001। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। ठीक है, ये पॉलिसी क्या कर रहा था इस पॉलिसी का लाने का मकसद क्या था? केंद्र सरकार का मकसद क्या था कि हम अपने देश में खेल के प्रति क्या करें, खेल को काफी आगे लेके जाए। ठीक है, मतलब हमारे जैसे अभी चल रहा है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया दिस गेम, खेलो इंडिया दैट गेम, वैसे करके चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो 2001 की जो नीति था, ये इसमें क्या था, ये सारी चीजें आ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कि एक अलग से खेल नीति आया हुआ है जिसको एनएसपी 2025 कहा जा रहा है। इसको लागू कर दिया गया। अब क्यों किया गया है, किसके जगह पे किया गया है, तो ये किसका जगह लेगा? एनएसपी 2025 किसका जगह लेगा? एनएसपी 2001 का। ठीक है, एनएसपी 2001 का जगह लेगा कौन? एनएसपी 2025। इसको कल ही इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए है क्या चीज, तो एनएसपी 2025 जब लॉन्च हो जाएगा तो क्या इससे क्या करना चाह रहा है भारत सरकार? भारत सरकार चाह रहा है कि हम आने वाले समय में खेल की जगत में दुनिया का महाशक्ति बने। किसी कौन से जगत में? खेल जगत में। ठीक है, ये चाह रहे 2036 के ओलंपिक को खुद मेजबानी करे। कौन? इंडिया। इंडिया क्या करे? 2036 का, 2036 का ओलंपिक की मेजबानी, ओलंपिक का मेजबानी करना चाह रहा है। ठीक है, ये कब होगा? जब ये अपने क्या कहते हैं कि हर खेल के हर क्षेत्र में, ठीक है ना, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, क्या कहते हैं, स्विमिंग हो गया, मतलब खेल का वैसा कोई भी क्षेत्र हो जो छोड़े ना। ठीक है, हर क्षेत्र में आगे रहे, तब इसको क्या हो सकता है, अगर खेल के ये महाकुंभ में कूदेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेजबानी करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको खेल में अव्वल, मतलब कि हर खेल में अव्वल रहना पड़ेगा। तो ये टारगेट क्या है केंद्र सरकार का? 2036 तक क्या, ओलंपिक का मेजबानी करना। ठीक है, उसके लिए इस इन्होंने क्या किया है, एनएसपी 2025 लागू कर दिया है। किसके जगह पे? एनएसपी 2001 के जगह पे। एनएसपी क्या है? राष्ट्रीय खेल नीति। क्या है? राष्ट्रीय खेल नीति। ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की जगह पे राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लाया गया है। ठीक है, क्यों लाया गया है? तो वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। किसको? इंडिया को। ठीक है, यही है। आगे दूसरा न्यूज है, इंडियन नेवी रिसीव्ड आईएनएस उदयगिरी। ठीक है ना, द सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। आप लोगों को बताया था पहले भी। ठीक है ना, ये क्या है? आईएनएस उदयगिरी। ये क्या है? ये भारतीय नौसेना यानी नेवी ने क्या क्या है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत, 17A पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं मैं, 17A के तहत भारतीय नेवी को 6 जहाज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? दूसरा है। इससे पहले क्या मिला है? आईएनएस आईएनएस नीलगिरी, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी पिछले के 3-4 सेशन से पहले मैंने आप लोगों को आईएनएस नीलगिरी के बारे में बता चुका हूं मैं। ये ऑलरेडी भारतीय नेवी को दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। ठीक है, अब क्या है? प्रोजेक्ट 17A स्टील के तहत 6 जहाज
इंडियन नेवी को देना है, ठीक है। स्टील फ्रिगेट क्या है? तो ऐसी ऐसी आईएनएस, ठीक है ना, ऐसी आईएनएस है ये कि मतलब कि दुनिया के हर रडार से, सोनार से, और ये जैसे दूरदृष्टि देखने की जो क्षमता होती है, उन सबसे ये अपने आप को क्या बचा लेगी। कौन? ये स्टील फ्रिगेट जो है, ठीक है ना, नौसेना ये युद्धपोत है, ये अपने आप को बचा लेगी, ठीक है ना। ये आईएनएस नीलगिरी पहला था, और आईएनएस उदयगिरी क्या है? दूसरा है, जो इंडियन नेवी को क्या कर दिया गया है? सौंप दिया गया है, ठीक है। आप लोग समझ गए ये भी। तो अब भारतीय नौसेना की बात हो रही है, तो भारतीय नौसेना कब मनाया जाता है नौसेना दिवस? तो 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस, ठीक है, याद रखना आप लोग। भारतीय नौसेना कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी नेवी के चीफ कौन है? नेवी का चीफ, भारतीय नौसेना के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये कौन है? चीफ है। किसका? नेवी का। नेवी का क्या है ये? चीफ। कौन है? दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? 17A प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नेवी को कुछ जहाजें सौंपी जा रही है, ठीक है। उसमें पहला पहला जो है आईएनएस कौन थी? तो नीलगिरी थी, ठीक है। दूसरा जो है आईएनएस उदयगिरी है, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट 17A चलाया जा रहा है, वैसे ही प्रोजेक्ट 70 चलाया गया था, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट? 70। किस चीज के लिए एक प्रोजेक्ट 70 चलाया गया था? वो किस चीज के लिए चलाया गया था? तो वो भारतीय नेवी को सबमरीन बनाया जाता है। प्रोजेक्ट 70 के तहत सबमरीन बनाया जाता है, सबमरीन, ठीक है ना। प्रोजेक्ट 70 के तहत सबमरीन बनाया जाता है, अभी भी बनता है, ठीक है। सबमरीन बनाकर किसको सौंपा जाता है? इंडियन नेवी को। सबमरीन को हिंदी में क्या कहते हैं? पनडुब्बी। क्या कहते हैं? पनडुब्बी। तो पनडुब्बी कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनती है? तो प्रोजेक्ट 70 के तहत, ठीक है। चलिए देखिए, ये है आपका आईएनएस उदयगिरी, ठीक है, जो इंडियन नेवी को सौंपा जा रहा है। सेकेंड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट डिलीवरी टू इंडियन नेवी, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च जन सुरक्षा संतृप्ति अभियान टू एक्सपेंड वेलफेयर रीच? किस राज्य ने कल्याणकारी पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा समृद्धि अभियान शुरू किया है? देखिए, पहला है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन में कल्याणकारी 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 पहुंच के लिए, ठीक है। क्या? अब समाज का कल्याण कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से, ठीक है। एक तो आदमी क्या करेगा, अपने क्या कहते हैं, शारीरिक, कहते हैं ना, शरीर से मेहनत करके किसी को कल्याण कर सकता है। एक होता है किससे? पैसे रुपए से, धन दौलत से, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है किस राज्य ने, अब सरकार, किसी राज्य की सरकार होगी, तो सरकार शरीर से तो जाएगी नहीं काम करने के लिए, तो धन दौलत से करेगी। तो यहाँ पे आर्थिक रूप से जैसे आप लोग को पता होगा, अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये पीएम का चलाया हुआ है। एक पीएम जनधन योजना, ठीक है, जनधन योजना। तो ऐसी योजनाओं को क्या विस्तार के लिए, ठीक है ना, विस्तार के लिए, या फिर यूं कह लो, इस योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया है? जन सुरक्षा समृद्धि अभियान चलाया गया है। तो कहाँ चलाया गया है ये कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात। कहाँ चलाया गया है? तो गुजरात में, ठीक है। कैसी योजनाओं को? तो ऐसी योजनाओं जो आर्थिक रूप से क्या करे, किसी को समृद्ध बनाए, ठीक है ना।
तो वैसी योजनाओं को चलाने के लिए एक योजना चलाया गया है, जन समृद्धि, ठीक है ना, जन सुरक्षा समृद्धि अभियान को शुरू किया गया। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो वित्तीय से जुड़े हुए सारी योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अब बात आ रही है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल कहाँ है? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, राजधानी, राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम, गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पढ़ा हमने, यही देखा कि कल्याणकारी पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा समृद्धि अभियान कौन सा राज्य चला रहा है? तो गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन है? गांधीनगर। इसका सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और क्यों चलाया जा रहा है? कि जितने भी आर्थिक आर्थिक जो पहले क्या कल्याणकारी के लिए, जैसे आर्थिक रूप से, जैसे पेंशन योजना हो गया, या फिर पेंशन योजना के अलावा ये कह लो जनधन योजना हो गया, ऐसे ही बहुत सारे जो आर्थिक, जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, डिसेबल, फिजिकली डिसेबल आदमी के लिए क्या दिया जाता है? पेंशन ही तो दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको चलाने के लिए एक क्या, उसको बल देने के लिए जन सुरक्षा समृद्धि अभियान चलाया गया, ठीक है। और कहा? गुजरात सरकार द्वारा, ठीक है। आगे, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? क्या कह रहा है ये? जुलाई 2025 के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब देखिए, अब यूएनएससी की बात कह रहा है ये, ठीक है ना। तो यूएनएससी की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो पहले हम बात करेंगे यूएनएससी के सदस्य का। तो यूएनएससी में सदस्य जो होते हैं 10 जो होते हैं, 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य, ठीक है। और 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य, ठीक है। वो अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो हमेशा के लिए है। तो कौन कौन है? यूके है। कौन कौन है अस्थायी सदस्य? यूके, यूएस, रसिया, चाइना और फ्रांस, ठीक है। ये 5 देश जो है अस्थायी है, ठीक है। बाकी जो अस्थायी देश होते हैं उनको 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ठीक है ना, जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? ठीक है। तो अभी क्या है कि जो जुलाई 2025 के, तो वो एक अस्थायी सदस्य है, ठीक है, अस्थायी सदस्य है। तो अस्थायी सदस्य कैसे चुना जाता है? तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस है उनमें कितने देश हैं? 193, ठीक है ना। यूएनएससी में कितने हैं? 193 सदस्य है यूएनएससी का, ठीक है। और उसमें से 193 में से 182 देश, कितने? 182 देश पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए क्या किया था? वोट दिया था। अब समझ रहे हो आप लोग? 182 देश, 193 देशों में से 182 देश पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य बनाने के लिए क्या किया था? वोट दिया था। जो जो क्या जुलाई 2025 का अध्यक्षता करेगा? कौन? पाकिस्तान। तो पहले हम बात करेंगे अस्थायी सदस्य बना कैसे। तो अस्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोटिंग होता है। तो टोटल यूएनएससी में कितने देश है? 193। उसमें से 182 सदस्य क्या पाकिस्तान को वोट दिया था, क्या अस्थायी सदस्य बनाने के लिए? किसको? पाकिस्तान को। कितने? 182 पाकिस्तान को बनाने के लिए। तो पाकिस्तान अस्थायी सदस्य अभी है,
इसका मतलब कि पाकिस्तान यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है और जुलाई 2025 का क्या करेगा, ये सदस्यता करेगा। किसका? यूएनएससी का सदस्यता कौन, अध्यक्षता कौन करेगा, सॉरी, यूएनएससी का अध्यक्षता जुलाई 2025 में कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन है अध्यक्षता किस देश ने संभाली? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, तो यूएनएससी का सदस्य पाकिस्तान कैसे बना? 196 देशों में से 182 देश पाकिस्तान को क्या किया था, वोट दिया था, तब ये सदस्य बना। ठीक है, अब अध्यक्षता कैसे मिलता है इनको? अध्यक्षता भी जान लेते हैं। अध्यक्षता उस बेसिस पे मिलता है, देखिए, एक तो अल्टरनेट मिलता है इनको, एक होता है कि अल्फाबेटिकली इनका जैसे जैसे नाम आता है, जैसे मान लो कि इंडिया हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, मतलब चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जैसे जैसे जिस देश का नाम अल्फाबेटिकली स्टार्टिंग से होता है, वैसे ही बारी बारी से इनको अध्यक्षता करने के लिए क्या आता है, नाम आता है, अल्टरनेट आता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको क्या मिला है, किसको मिला है? पाकिस्तान को अध्यक्षता करने के लिए इस बार इसकी बारी है, जुलाई 2025 का। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, आगे हाँ एक और बात करेंगे। यूएनएससी का क्या कहते हैं? यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बताएगा यूएनएससी का हेडक्वार्टर? बताया था मैं आप लोगों से, यूएनएससी का हेडक्वार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। ठीक है, आप लोग याद रखना, न्यूयॉर्क का, यूएसए में। ठीक है, यूएसए। ठीक है, चलिए आगे। हु वन यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025? कह रहा है क्वेश्चन, यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ठीक है, देखिए अभी यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था। ठीक है, तो वहां पर भारत के भी खिलाड़ी गए थे, तो क्वेश्चन यही है, यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो आयुष सेठी ने, इंडियन है। ठीक है, आयुष सेठी ने यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है, यहाँ से हमारे इंडिया से लेडीज भी मतलब कि एक लड़की भी गई थी खेलने के लिए। ठीक है, वो रनर अप रही, वो जीती नहीं है, ओनली रनर अप रही, मतलब सेकंड स्थान आया था उनका। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता है। ठीक है, लेकिन मैं चर्चा करूंगा इस पे अगले अगले क्लास में। ठीक है, तो आयुष सेठी क्या हुए, जीत गए हैं, कौन? यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर रहे हैं बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन महासंघ कहाँ बताया था आप लोगों को, कहाँ है, कहाँ है? कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, बैडमिंटन महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में। ठीक है, आयुष शेट्टी ने जीत लिया यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए आगे। भारत और किस देश ने ग्रीन स्टील और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की? ठीक है, इंडिया एंड विच कंट्री फोर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ग्रीन स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर? ठीक है, तो भारत और किस देश कह रहा है ना, तो भारत और यूएई, यूएई। ठीक है, यूएई की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, ये खाड़ी देश है यूएई, खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री है। ठीक है ना, खाड़ी देश यूएई। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक साझेदारी हुआ है, रणनीतिक साझेदारी हुआ है, किस पे? ग्रीन स्टील और एल्युमिनियम पे। ठीक है, तो अब बात करेंगे स्टील का। ठीक है, स्टील स्टील कैसे बनता है? कार्बन और आयरन के मिलने से क्या बनता है? स्टील। ये स्टील, उस स्टील की बात हो रही है जो हम घरों में नॉर्मली यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी स्टील आता है, ठीक है ना, जिसको नॉन स्टिक बर्तन भी कहा जाता है, घर में ही बर्तन यूज किया जाता है। तो वो स्टील किस तरह का स्टील होता है? उसको नॉन स्टिकी बर्तन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, खाना जो बनाते हैं हम लोग, वो उसमें चिपकता नहीं है। ठीक है, जैसे मसाला हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीजें क्या होता है उसमें चिपकता नहीं है।
ठीक है, तो वो किस चीज का बना होता है? तो देखिए वो बना होता है क्या कहते हैं, वो बना होता है किस चीज का? ये कार्बन और आयरन तो होता ही है उसमें। उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? निकेल जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? निकेल। वो क्या क्या बनता है ये मिलके? तो नॉन स्टिकी बर्तन बनता है, नॉन स्टिकी बर्तन, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें भोजन का जो तेल होता है ऑयली होता है, और मसाला होता है उसमें क्या होता है, चिपकता नहीं है। तो क्या जोड़ते हैं उसमें? निकल या क्रोमियम भी जोड़ते हैं। ठीक है, निकल या क्रोमियम भी, क्रोमियम। तो क्या बनता है? नॉन स्टिकी बर्तन। ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम क्या है? बक्साइड का अयस्क है। किसका है? बक्साइड का अयस्क है। उसी पे क्या कहते हैं, ग्रीन स्टील और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी किसके बीच हुआ है? तो यूएई और किसके बीच? भारत के बीच। इसमें इतना ही। ठीक है। देखिए यूएई की बात आ रही है, तो यूएई में एक बिल्डिंग बन रहा है, बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, बुर्ज खलीफा दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंस कह लो या ऑफिस कह लो, सबसे बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, ये कहाँ पे है? दुबई में। ये क्या बना रहे हैं यूएई में? एक और क्या बन रहा है? बुर्ज अजीजी। अजीजी, ये कहाँ बन रहा है? यहीं पे बन रहा है, यूएई में ही बन रहा है। ये क्या होगा? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग होगा। ठीक है, बुर्ज खलीफा के बाद बुर्ज खलीफा से थोड़ा सा ही छोटा बन रहा है ये बुर्ज अजीजी। ठीक है ना, यूएई में। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, इसमें इतना ही। अब आगे अगला। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री पी सिनवात्रा को निलंबित किया गया है? देखिए पी सिनवात्रा को क्यों निलंबित किया गया ये जान लेते पहले। इन्होंने एक ऑडियो कॉल पे किसी से बात किया था। ठीक है, कंबोडिया का कोई लीडर था, उनसे बात किया था। और हुआ क्या था, बात में इन्होंने अपने ही देश के, कौन? पी सिनवात्रा ने अपने ही देश के सैनिक के बारे में कुछ भला बुरा बोल दिया था। और तो और जो कंबोडिया के लीडर थे उनको अंकल कहकर संबोधित की थी। तो क्या हुआ, वो जो ऑडियो क्लिप था वायरल हो गया। क्या हो गया? वायरल हो गया। जो कि एक किसी भी देश देश को जो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए प्रधानमंत्री, उनको इस तरीके से तो बोलना नहीं चाहिए। पहले अपने देश के सैनिकों के बुराई नहीं करना चाहिए। और किसी भी देश के लीडर को अगर आप एक डिग्निटरी बात कर रहा है एक दूसरे से, तो अंकल नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये प्रधानमंत्री होते हुए किसी को अंकल कह रही है, अंकल अंकल कह रही है, और क्या करे, अपने देश के क्या, अपने ही देश के सैनिक की बुराई कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया, यानी सस्पेंड कर दिया गया। तो कहाँ का? थाईलैंड का। कहाँ के है ये? थाईलैंड की प्रधानमंत्री। ठीक है, और कहाँ की बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? कंबोडिया के एक नेता से। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? ऑडियो क्लिप लीक हो गया। ऑडियो क्लिप लीक हो गया, जिसके चलते क्या किया गया, इनको निलंबित कर दिया गया। ऑडियो क्लिप क्या हुआ? लीक हो गया, और उसके चलते इनको क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया प्रधानमंत्री कुर्सी से इनको हटा दिया गया। ठीक है, थाईलैंड थाईलैंड की थी। अब बताओ, कंबोडिया और थाईलैंड दोनों कहाँ की, मतलब क्या है ये दोनों आसियान का सदस्य है। ठीक है, दोनों थाईलैंड और कंबोडिया दोनों आसियान के सदस्य है। ठीक है, और थाईलैंड में एक नदी बहती है जिसका नाम है मैकांग नदी। क्या है? मैकांग नदी। मैकांग नदी। ठीक है, ये कहाँ बहती है? थाईलैंड में। ठीक है, कंबोडिया और थाईलैंड, कंबोडिया कंबोडिया और थाईलैंड दोनों किसका किसका सदस्य है ये लोग? ये दोनों आसियान आसियान देश, नाम सुना होगा आप लोगों ने। आसियान का दोनों क्या है? सदस्य है। ठीक है, आगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने?
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे कम उम्र। देखिए अब सबसे आप लोग थोड़ा सा वो होंगे, सबसे कम उम्र मतलब कि इनका उम्र कितना है, उम्र कितना है, 6 साल, मात्र 6 साल। अब 6 साल के उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कहा जाएगा तो 6 साल का। और कौन है वो, तेगवीर सिंह। ठीक है, कौन है ये, तेगवीर सिंह। देखिए ऐसा है कि ये 6 साल का बच्चा माउंट एवरेस्ट पे तो चढ़ तो नहीं जाएगा ना अकेले जाके, ये अपने पिता के साथ गए हुए हैं। ठीक है, इनके पिताजी भी थे साथ में, और सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला ये पहला व्यक्ति बने। कौन, तेगवीर सिंह, मात्र 6 साल में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। तो कहाँ चढ़े ये, रसिया चढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 5,641 मीटर है। ठीक है, और कहा ये, रसिया। ठीक है, रसिया में, माउंट एवरेस्ट नहीं है, माउंट एल्ब्रस है, एल्ब्रस है, एल्ब्रस, एल्ब्रस। ठीक है, माउंट एल्ब्रस चढ़ने वाले। ठीक है ना, क्लियर हो जाना थोड़ा सा आप लोग। माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो तेगबीर सिंह। कौन है, तेगबीर सिंह। मात्र इनका एज कितना है, 6 ईयर ओल्ड, 6 साल का। ठीक है, मात्र 6 साल का। और कितना कितना ऊंचाई है, तो 5,641 मीटर है। और कहाँ पे, माउंट एल्ब्रस कहाँ है, रसिया में। ठीक है ना, रसिया में। इनका नाम क्या है, तेगबीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं, तो पंजाब का। चलिए, किस संस्था ने जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है, किस संस्था ने जून 2025 की वित्तीय स्थिरता, देखिए ये संस्था जो है साल में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी करता है, साल में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो कौन सी संस्था है, आरबीआई। ठीक है, अब आरबीआई की बात आ रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको कहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अभी इनका गवर्नर कौन है, गवर्नर, गवर्नर, इसका गवर्नर है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है उनका, संजय मल्होत्रा। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहला गवर्नर। देखिए पहले बात कर लेते हैं इसका गठन कब हुआ था आरबीआई का। तो आरबीआई का जो गठन था 1935 में हुआ है। ठीक है ना, लेकिन 1934 में अधिनियम में आया था, 1934 में इसको अधिनियम में लाया गया था। लेकिन इसका गठन कब हुआ, 1935 में। ठीक है, तो 1935 में उस टाइम भारत सरकार तो थी नहीं, तो सरकार किसकी थी उस टाइम, हमारे देश में शासन किसका था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का एक गवर्नर थे जिसका नाम था ओ स्मिथ। ओ स्मिथ पहला भारतीय, सॉरी, पहला आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो पहला आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ओ स्मिथ थे। ठीक है, कौन थे, ओ स्मिथ। ओ स्मिथ के ओसबोर्न स्मिथ कहा जाता है। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ कहा जाता है। और पहला भारतीय की बात आएगा कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, तो सर सीडी देशमुख थे, सर सीडी देशमुख थे। भारतीय गवर्नर, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर, आरबीआई का पहला पहला भारतीय गवर्नर, सर सीडी देशमुख, सर सीडी देशमुख। ठीक है, सर सीडी देशमुख थे। और जो आरबीआई का पहला गवर्नर बता रहा हूं मैं, ओसो वॉर्न स्मिथ, स्मिथ। ठीक है, आरबीआई का पहला गवर्नर, आरबीआई का पहला गवर्नर। उस टाइम अंग्रेजों का शासन था 1935 में। ठीक है, तो ओसो वॉर्न स्मिथ। और भारत आरबीआई का पहला अगर भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सर सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए आगे।
किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है? देखिए ये क्या है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव लॉन्च द एडवेंचरस सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या करेंगे, ये डीएनए पे काम करेंगे, डीएनए पे रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे, डीएनए पे रिसर्च करेंगे, ह्यूमंस के डीएनए पे रिसर्च करेंगे। ऐसा ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि कुछ दिनों में रिसर्च, कि कुछ दिनों में ऐसी कोशिका को डेवलपमेंट कर देंगे, ऐसी कोशिका पे काम कर रहे हैं, डेवलप कर देंगे। मान लीजिए हमारे दिल, दिल पे कह लो या लीवर पे कह लो या शरीर के कोई भी अंग टूट गया, फूट गया, कट गया, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उसको क्या कर ले, ठीक कर ले, रिकवर कर ले। ऐसी कोशिका का ही निर्माण करने जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, एडवेंचरस सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, तो साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना। तो कौन चला रहा है ये, कौन बना रहा है ये, ब्रिटेन। कौन कर रहा है इस पे काम, तो ब्रिटेन कर रहा है। ठीक है, ब्रिटेन इस पे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं, कोशिका ऐसा निर्माण कर रहे हैं जो हार्ट, लीवर या अन्य अंगों को रिपेयर खुद ही कर ले। हार्ट मतलब दिल, हार्ट, लीवर या शरीर के कोई भी अन्य अंग को खुद खुद क्या कर ले, ठीक कर ले या रिपेयर कर ले, ठीक कर ले। वैसे वैसे प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसका क्या नाम दिया इन लोगों ने, एडवेंचरस सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कौन कर रहा है, ब्रिटेन। इसमें कुछ नहीं ज्यादा, इतना ही है। चलिए आगे। किस समूह के देशों ने समुद्री सहयोग के बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? किस समूह के देशों ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एट सी ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है? एट सी ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, ठीक है ना, हमने कल ही पढ़ा था क्वाड 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 संगठन। ठीक है, क्वाड संगठन में कौन कौन है, अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए एक तरह से समुद्र की सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, समुद्र के सिक्योरिटी के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एक अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना, और उस अभ्यास का एक मिशन नाम दिया है एट सी ऑब्जर्वर मिशन। मतलब कि हम लोग सी पर नजर रखेंगे, हम समुद्र पर क्या करेंगे, नजर रखेंगे। वो किसने, क्वाड, क्वाड ने। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए कल ही मैंने इस पे चर्चा किया था कि ये जो देश है कहाँ करते हैं अपना अभ्यास, तो हिंद महासागर में। कहा, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, ठीक है, तो कौन किसका कौन नजर रखेगा, कौन लॉन्च किया है, तो क्वाड। ठीक है ना, इसमें इतना ही। आगे, पूरे भारत में वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट भेजने के लिए सचेत, क्या नाम दिया है इसका, सचेत, सचेत। ठीक है, सचेत प्रणाली किस संगठन ने विकसित की है? ठीक है, सचेत प्रणाली किस, देखिए इसमें होता क्या है, सचेत प्रणाली में इसमें होगा क्या कि कल क्या होने वाला है, पर्यावरण से रिलेटेड, मतलब कि पर्यावरण के कह लो अपने इकोसिस्टम से रिलेटेड कल क्या होने वाला है। मान लीजिए कल कल मूसलाधार बारिश होने वाला है, बहुत जोर से बारिश होने वाला है। हो सकता है कल 2 दिन बाद सुनामी आने वाला है। ठीक है, हो सकता है भूकंप आने वाला है, हो सकता है बाढ़ आने वाला है। तो ये सूचना मैसेज के थ्रू कौन देगा, ये सचेत, सचेत प्रणाली। ठीक है ना, सचेत सिस्टम जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, ये किसने डेवलप किया है, सी डॉट। किसने किया है, सी डॉट।
तो पूरे भारत में वास्तविक समय पर, मतलब कि रियल टाइम पर आपको क्या करेगा, आपदा का अलर्ट भेजेगा। किस फॉर्म में? मैसेज के फॉर्म में, शॉर्ट मैसेज के फॉर्म में, कि आज कल क्या होने वाला है, बारिश होने वाला है, कल क्या होने वाला है, तो बाढ़ आने वाला है, कौन से क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कौन भेजा अलर्ट? सचेत सिस्टम। ठीक है, तो किसने किया है? सी डॉट। और सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीपैथिक, फुल फॉर्म होता है इसका, फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक। ठीक है, टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ठीक है, किसका फुल फॉर्म होता है? सी डॉट का। ठीक है, तो क्या करेगा सिस्टम, ये क्या करेगा, समय से पहले यानी रियल टाइम में, वास्तविक समय में कुछ आपदा होने से पहले क्या करेगा, ये आपके पास मैसेज या एसएमएस अलर्ट के रूप में क्या करेगा, वार्निंग भेज देगा। ठीक है, ये सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, घनघोर बारिश होने का सूचना कौन देगा? ये दे देगा, कौन? सचेत सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे। गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? देखिए, अब गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय, अब गोरखनाथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये कहा गोरखनाथ, ये जुड़ा हुआ किससे है? आदित्यनाथ योगी से। आदित्यनाथ योगी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये कौन है? ये अभी यूपी के सीएम है। ठीक है, और ये बात जो हो रही है, ये यूपी की ही बात हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये किया कौन है? सीएम है। कौन? आदित्यनाथ योगी। इनके इनके क्या, इनकी उपस्थिति में कौन? द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में, गोरखपुर में कहा, गोरखपुर में क्या किया इन्होंने? गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कौन? द्रौपदी मुर्मू। किसकी उपस्थिति में? आदित्यनाथ योगी की उपस्थिति में गोरखपुर में क्या किया? गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और आदित्यनाथ योगी कौन है? यूपी के सीएम है। ठीक है, कुछ दिन पहले आयुष आयुष मंत्रालय का गठन हुआ था। आयुष मंत्रालय का, आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, कब हुआ था? आयुष का पहले फुल फॉर्म जानेंगे हम लोग। ए से आयुर्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, यस, यस से योगा, योग। यू से यूनानी। ठीक है, स से सिद्ध, सिद्ध। एच से होम्योपैथी, होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी। ठीक है, तो ये एक मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित होता है ये। ठीक है, इसका, इस मंत्रालय का गठन जो है 2014 में हुआ था, आयुष मंत्रालय का। आयुष मंत्रालय का गठन गठन कब हुआ था? गठन 2014 में, 2014 में गठन हुआ था। आप लोग याद रखना इस चीज को, आयुष मंत्रालय का गठन। ये कहाँ से आया? अभी आयुष नाम आ गया इसलिए मुझे बताना पड़ा। ठीक है ना, तो आयुष मंत्रालय गठन कब हुआ था? 2014 में। चलिए, पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किस स्थान पर मनाया गया? देखिए, पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? ठीक है, तो लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? लद्दाख एक क्या है? खुद का एक यूटी है। यूटी यानी यूनियन टेरेटरी है लद्दाख। जम्मू कश्मीर से अलग होकर ये क्या बना है? अलग से लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।